आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान पर हमले की नाकामी के बाद इजराइल अमेरिका हुए खौफजदा। ईरान ने दी जवाबी हमले की धमकी। एआईपी चीफ इंजीनियर राशिद की उबूरी जमानत खत्म। इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। आसिफाबाद में मुस्लिम शख्स को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शख्स की बचाई जान। मुस्लिम लीडर ने किया शिवसेना यूबीटी के बॉयकॉट का ऐलान। कहा, पार्टी की तरफ से बहुत कम मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया गया टिकट। बारामूला के लाल ने जॉर्जिया में लहराया तिरंगा। इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। अलीगढ़ में स्कूटी टकराने पर मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई। बोले, मारो इसको, ये मुसलमान है। पीएम मोदी ने स्पेन के सदर के साथ टाटा प्लांट का किया इफ्तिताह। पीएम मोदी बोले, रतन टाटा हमारे बीच होते तो खुश होते। ईरान पर हमले की नाकामी के बाद इजराइल का पूरी दुनिया में मजाक बन गया है। ईरान के डर से इजराइल और अमेरिका डर और खौफ के आलम में है और अब उसे ईरान की जानिब से एक और जबरदस्त हमले का डर सता रहा है। इसी कड़ी में ईरान ने इजराइल को सख्त वार्निंग दी है कि ईरान ऐसा जवाब देगा जिसका इजराइल ने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। ईरान की इस धमकी ने नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बाद इजराइल ने कहा था कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि पूरी दुनिया देख के दंग रह जाएगी, जिसके बाद ईरान पर इजराइल ने हाल में हमला किया जिसे देखकर दुनिया वाकई में दंग रह गई। लेकिन दुनिया इजराइल के हमले से नहीं बल्कि इस बात से दंग हुई कि इजराइल के हमलों को मिडिल ईस्ट के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क ने नाकाम किया जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सुपर पावर्स ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। इजराइल के हमलों को नाकाम करके ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसके बाद अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही टेंशन में आ गए हैं कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरानी सरजमी पर इजरायली हमलों के बाद अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक सख्त वार्निंग जारी कर डाली है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान के खिलाफ इजराइल की ताज़ा जारहियत इजरायली हुकूमत के गलत हिसाब किताब और रेजिस्टेंस मोर्चों के सामने उसकी मायूसी की निशानदेही करती है। उन्होंने आगे वार्निंग देते हुए कहा कि इस हमले के इजरायली हुकूमत के लिए तल्ख और नाकाबिले तसव्वुर नतीजे होंगे। वहीं दूसरी जानिब इराक में हिजबुल्लाह की ब्रिगेड कताइब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल और अमेरिका की क्लास लगाई है। प्रेस टीवी के मुताबिक इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने इजराइल के जरिए अमेरिका के जेरे कंट्रोल इराकी एयर स्पेस के इस्तेमाल पर सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और इजराइल को इस जुर्रत की सख्त कीमत अदा करनी होगी। खुदा ने चाहा तो हमारी कार्रवाई सही जगह और सही वक्त पर होगी। ईरान और इराकी कताइब हिजबुल्लाह की वार्निंग के बाद इजराइल और अमेरिका बुरी तरह घबरा गए हैं, क्योंकि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के इजरायली दावे खोखले साबित हो गए हैं। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 बार खतरनाक साबित हो चुका है और अब इजराइल अमेरिका डर रहे हैं कि अगर अब ईरान ने फिर हमला किया तो पूरी दुनिया के दिल और दिमाग से इजराइल अमेरिका की सुपर पावर वाली तस्वीर मिट जाएगी और इनकी मजीद थू-थू होगी। आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और बारामूला से एमपी इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आज उनकी उबूरी जमानत की मुद्दत खत्म हो गई थी। We hope justice will be done. We hope इंसाफ होगा। बाकी हम जेल में रहें या घर में रहें, हम अपने लोगों की बात करेंगे, कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे अधिकार जो छीने गए हैं वो भी हमें वापस मिले। उसके लिए चाहे आप मुझे तिहाड़ में रखें या कहीं और रखें, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जेल मुझे झुका नहीं सकती। हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब अपने सारे वादे पूरा करेंगे। जहां वो अच्छा करेंगे, आई विल सपोर्ट हिम। जहां उमर साहब लोगों के हित की बात करेंगे, हम उनके साथ हैं। और जहां मैं लगेगा कि वो कश्मीरियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, जो लग रहा है फिलहाल कि वो पॉलिटिकल इशूज पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां हम टूथ एंड नेल रजिस्ट करेंगे, पॉलिटिकली रजिस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली रजिस्ट करेंगे। 5.5 साल तिहाड़ में रहने के बाद अगर मुझे आज फिर जेल जाना पड़ रहा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा अदालत से। तो वहीं तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के बेजूर मंडल के मरथाड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मकामी देहातियों ने एक 19 साल के मुस्लिम शख्स की पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की।
द सियासत डेली रिपोर्ट के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि मुबैना तौर पर मरथाड़ी निवासी आबिद को इस गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ देखा गया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने आबिद को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। वारदात की जानकारी मिलते ही पहुंची मकामी पुलिस ने आबिद को बचाया, लेकिन इसी बीच भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और सरकारी गाड़ी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। हालांकि लड़की के माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आबिद को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजद उल्ला खान का कहना है कि इस वारदात को मॉब लिंचिंग स्टाइल में अंजाम दिया गया है। अगर आबिद ने कोई जुर्म किया था तो मकामी लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के बजाय पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन पर दिन तेलंगाना में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो हम टीवी पर देखते थे या अखबारात में पढ़ते थे, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश में या किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हो रहा है। कहीं गोश्त के नाम पर मार रहे हैं, कहीं कोई लड़की को छेड़ा बोल के मार रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है 8 महीने से मुसलसल ऐसे वाक़यात हमारे तेलंगाना में पाए जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करिए आबिद हुसैन को ऐसी गलत हरकत किया है तो उसके ख़िलाफ़ में एक्शन पुलिस लेती। ये लोग कौन हैं जो क़ानून को अपने हाथ में लेते हुए बाज़ाफ्ता वीडियोस बनाकर बोल रहे हैं ये लोग कि ऐसा अगर आइंदा हरकत होंगी तो अब तो हम मार रहे हैं इसका, नेक्स्ट टाइम उसका कत्ल कर देंगे। और ये जब पुलिस बचाने के लिए गई तो मार के पुलिस ऑफिसरों को भी ज़ख्मी कर दिए लोग। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के अंडर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। इससे कांग्रेस नेता यूसुफ अब्राहनी नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि शिवसेना ने कम मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि उन्होंने मुस्लिम नेताओं और मजहबी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई ताकि शिवसेना का बॉयकॉट किया जा सके। यूसुफ ने कहा कि पूरी मुस्लिम बिरादरी ने लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है। कई लोकसभा सीटें खासकर मुंबई में शिवसेना इसलिए जीती क्योंकि उसे मुसलमानों ने वोट दिया है। यूसुफ ने भाई कुला की मिसाल देते हुए कहा कि यहाँ 41% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहाँ से शिवसेना यूवीटी के उम्मीदवार अरविंद को 86,883 वोट मिले, जबकि शिवसेना के नुमाइंदे यामिनी जादव को महज 40,817 वोट मिले। जादव एक बार फिर भाई कुला से साबिक पार्षद एमपी जमसूदकर के खिलाफ इंतखाबात चुनाव लड़ेंगे, जो सेना यूवीटी के उम्मीदवार हैं। भाई कुला उन सीटों में से एक थी जिन पर कांग्रेस ने यूवीटी के साथ इंतखाबात लड़ा था और यूसुफ इस सीट के लिए सबसे आगे थे। मकामी लोगों का और समुदाय के नेताओं का कहना है कि वो आसानी से जीत जाते। यूसुफ ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने लोकसभा में जो भी वोट हासिल किए वे कांग्रेस के थे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के नौजवान खिलाड़ी मुशर्रफ कय्यूम ने जॉर्जिया में मुनक्किद यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे इलाके खासकर बारामूला के पुराने शहर का नाम रोशन कर दिया है। इस अहम जीत के बाद जम्मू कश्मीर लौटने पर मुशर्रफ ने यूटी के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने मुशर्रफ की कामयाबी पर फख्र का इजहार किया और कहा कि मुशर्रफ का शानदार सफ़र हमारी बिरादरी से उभरते हुए हुनर की एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी जीत न केवल बारामूला के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि हमारे नौजवानों के लिए अपने ख्वाबों को आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। बारामूला की मुमताज़ सियासी शख्सियत तासीफ रैना ने मुशर्रफ की कामयाबी का फख्र का इजहार किया और इसे ओल्ड टाउन और पूरे बारामूला के लिए एहजाज का लम्हा बताया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सिक्योरिटी निजहत गुल ने भी मुशर्रफ की तारीफ की। उन्होंने इस नौजवान के अज़्म को रियासत और मुल्क दोनों के लिए फख्र का जरिया बताया। वहीं वुशु लीजेंड ने द्रोणाचार्य अवार्ड कुलदीप सिंह ने भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का सफर कश्मीर से उभरते हुए अज़्म और हुनर को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली तनाज़े को लेकर शरपसंदों ने एक मुस्लिम शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से मुतासिर के जिस्म पर गंभीर चोटें आई है।
जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि ये मामला अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके का है, जहां देर रात शाहजमल निवासी राशिद अपने बेटे के साथ मेडिकल कॉलेज जा रहा था। रास्ते में राशिद की स्कूटी एक दूसरी स्कूटी सवार दो नौजवानों की स्कूटी से टकरा गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और स्कूटी सवार शरपसंदों ने गाली गलौज करते हुए राशिद के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। मालूमात के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मुलजिमों ने अपने 1 दर्जन साथियों को बुला लिया और बोले कि ये दाढ़ी वाला है, इसको मार दो। जिसके बाद उन्होंने मुतासिर के ऊपर बेरहमी से लात घूंसों से हमला कर दिया और उसके चेहरे पर लात घूंसे बरसाते हुए गाली देने लगे। मुतासिर राशिद का कहना है कि उन लोगों ने मेरे वालिद के इलाज के लिए जेब में रखे 20,000 रुपए और मोबाइल भी लूट लिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के सदर पेड्रो सांचेज ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड कैंपस में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस प्लांट में C-295 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। बताते चलें कि इससे पहले बड़ोदरा में पेड्रो सांचेज के साथ पीएम मोदी ने रोड शो किया था, जिसमें लोगों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ी थी। स्पेन के सदर के बड़ोदरा दौरे के लिए शहर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि आज से भारत और स्पेन की पार्टनरशिप तो नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि C-295 एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का आज से आगाज हो गया है। ये एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इस भारत स्पेन के रिश्तों को मजबूती देगी। ये फैक्ट्री मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड मिशन को कामयाब करेगी। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज रतन टाटा जी हमारे बीच होते तो सबसे ज्यादा खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो खुशी का अनुभव करते होंगे। उन्होंने कहा कि C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाती है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भारत में इस पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के साथ ही मुल्क भर में 14 रियासतों की 48 असेंबली सीटों और 2 रियासतों की 2 लोकसभा सीटों पर भी ज़िमनी इंतखाबात को लेकर इन दिनों मुल्क की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसी बीच अजीत पवार ने बारामती से नामजदगी पर्चा दाखिल किया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 फेज तो झारखंड में 2 फेजेस में असेंबली इंतखाबात होना है। झारखंड में पहले फेज की नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, तो वहीं झारखंड में दूसरे फेज के लिए 29 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में भी नॉमिनेशन दाखिल करने की यही तारीख है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कहा है कि 1991 में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज ये 24% है। पूरे मुल्क में मुसलमानों की तादाद 4% बढ़ी है और हमारे संथाल परगना में 15% का इजाफा हुआ है। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड की सरकार इसे कबूल कर रही है। वोट बैंक की सियासत के कारण ना तो कांग्रेस और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों की चिंता है। जब तक एनआरसी लागू नहीं होता या जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा जाता, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये इंतखाबात का मुद्दा नहीं है, ये कौमी मुद्दा है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है। डिजिटल अरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों के पैसों के साथ साथ लोगों की जान भी जाने लगी है। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर क्या कहा और आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट डिजिटल गिरफ्तारी में लोगों को एक कॉल आती है, जिसमें कॉलर उन्हें बताएगा कि उन्होंने गैर कानूनी सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या फिर दीगर गैर कानूनी सामान वाला पार्सल भेजा है, या फिर वे इसके चलते पकड़े गए हैं, या फिर घर वालों के पास कॉल जाएगा कि आपका बेटा रेप के केस में पकड़ा गया है। कुछ मामलों में टारगेट के रिश्तेदारों या फिर दोस्तों को बताया जाता है कि टारगेट किसी जुर्म में शामिल पाया गया है। एक बार मुजरिम टारगेट को अपने जाल में फंसा लेते हैं तो फिर उनसे स्काइप या फिर किसी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म पर उनसे बात करते हैं।
वे अक्सर ईडी अफसर बनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर या पुलिस स्टेशन जैसी लोकेशन वाले बैकग्राउंड के साथ कॉल करते हैं। इसके बाद पीड़ितों को बुरी तरह से डराते हैं, जिसके बाद समझौता करने या फिर मामले को बंद करने के लिए पैसों की मांग करते हैं। इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। पीएम मोदी ने मुल्क भर में बढ़ते इस डिजिटल अरेस्ट के ट्रेंड को रोकने के लिए डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर करीब 140 करोड़ देशवासियों को सतर्क करते हुए धोखाधड़ी करने वालों के तौर तरीके समझाकर जनता को होशियार किया। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहीं दिन में अब भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। आज सुबह दिल्ली का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि इससे पहले इतवार का मैक्सिमम टेम्परेचर 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। हवा में नमी का स्तर 54 से 93% तक रहा। 29 से 31 अक्टूबर के बीच आसमान साफ रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीदें हैं। वहीं आनंद विहार अक्षरधाम इलाके में धुंध की परत भी देखी गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में पीर की सुबह 7:30 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 328 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में आता है। वहीं एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 206, गुरुग्राम में 195, गाजियाबाद में 252, ग्रेटर नोएडा में 248 और नोएडा में AQI 267 दर्ज किया गया है। दिल्ली के इलाकों की बात करें तो अलीपुर में 335, आनंद विहार में 357, अशोक विहार में 361, आया नगर में 336, बबाना में 367, बुराड़ी क्रॉसिंग में 362, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 334, द्वारका सेक्टर 8 में 331, IGA एयरपोर्ट में 316, ITO में 326, जहांगीरपुरी में 366, लोधी रोड में AQI 307 दर्ज किया गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।